चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, चलिए फंडामेंटल राइट देख रहे थे ना, मूल अधिकार देख रहे थे, फंडामेंटल राइट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके आर्टिकल पिछले क्लास में हम लोग 18, 19, 20 और 21 है ना, यहां तक के आपके आर्टिकल हुए थे। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या क्या है आपके। ठीक है, तो आपके देखिए, आपके अनुच्छेद बाद में हम लोग जोड़े हैं एक और आर्टिकल 21 का। ठीक है, 21 तक हुआ था, 21 का हम लोग बाद में जोड़े। ये क्या है आपके, इसको हम लोग जोड़े हैं आपके, हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है ना, या शामिल किया गया बोल सकते हो। ठीक है, के तहत आपके शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्या जोड़े हम लोग, तो ये आपके हैं, है ना, हाँ, तो 6 से 14 वर्ष तक के, है ना, इसको आप लिखेंगे 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि आपके आस पड़ोस में या आपके परिवार में या आपके घर में, समाज में अगर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, अगर उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है तो स्कूल भेजना अनिवार्य है। और सरकार इसके लिए व्यवस्था की है कि वो निःशुल्क शिक्षा देगा और अनिवार्य शिक्षा देगा। ठीक है, और यहां तक के बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए आपके मिड डे मील स्कीम चालू किए हैं, है ना, तो ये आपके लिए अनिवार्य है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। देखो, ये जो आपके 86वां संविधान संशोधन है ना, इसको हम लोग 3 जगह आपके सुधार किए हैं। एक फंडामेंटल राइट में, कमिंग, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट में हम लोग सुधार किए हैं, एक आपके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, और एक आपके हैं मूल कर्तव्य में। 3 जगह आपके शुरुआत हम लोग किए हैं। ठीक है, सुधार किए हैं। एक मिनट, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। तो ये आपके अनुच्छेद 21 का, जिसको हम लोग बाद में जोड़े, ये ध्यान रखेंगे इसको ना, इसको पूछा जाता है, कमिंग। चलिए, उसके बाद क्या आते हैं, अनुच्छेद 21 के बाद आपके हैं 22। ठीक है, तो 22 आपके बोलता है डिटेन करना। मतलब क्या होता है डिटेन करना, ठीक है, बंदी बनाकर रखते ना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटेन करना ना। तो बंदीकरण एवं निरोध, है ना, से संरक्षण। ठीक है, आर्टिकल 22। बंदीकरण मतलब होता है किसी को आपके बंदी बना करके रखना। ठीक है, निरोध मतलब होता है कि किसी को रोकना, ठीक है, किसी के अधिकार को रोकना। तो ये आपके हैं आर्टिकल 22। तो बंदीकरण एवं निरोध से संरक्षण, इसके अंतर्गत आपके 3 आर्टिकल या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, या 3 क्लॉज जोड़े गए हैं। क्या क्या उसको समझिए। सबसे पहले ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, या सरकार या पुलिस किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके घर में आएंगे आपको ले जाने के लिए। तो घर में आएंगे, सबसे पहले आपके क्या करेंगे, कारण बताएंगे कि आपको क्यों लेके जाया जा रहा है ना, मतलब क्यों लेके जा रहे हैं या किस कारण से लेकर के जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके कारण बताएंगे। दूसरा आपकी क्या है, हाँ, 24 घंटे के भीतर आपके न्यायालय में आपको पेश किया जाएगा। ठीक है,
भाई अगर पुलिस अगर उठा करके लेके गए हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये नियम है हमारे देश के कानून का, ठीक है। तीसरा ये कि आपके मन पसंद वकील से, है ना, आपको, है ना, हाँ, बात करने का या अपने पक्ष में, है ना, वकील रखने का, सलाह लेने का, ये आपको अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब आप जिस वकील से अपना केस करवाना चाहते हैं या लड़वाना चाहते हैं वो वकील आपको मिलेगा। ये आपके तीन चीज इसमें जोड़ा गया है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, बंदीकरण मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था के द्वारा, पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा यदि डिटेन किया जाता है तो ये तीन चीज इसमें पूछा जाएंगे। सबसे पहले आपके क्या है, कारण बताया जाएगा, आपको लेकर के जाएंगे तो। दूसरा ये है कि 24 आवर, ठीक है, विद इन, उठाने के 24 घंटे के भीतर आपके न्यायालय में आपको प्रस्तुत करेंगे। अब यहां पर से क्वेश्चन आता है, यदि कोई व्यक्ति मान के चलो अगर आपका, है ना, लखनऊ में अगर पकड़ाया है, क्राइम किया आपके छत्तीसगढ़ में, भाग गए लखनऊ में, तो पकड़ाया कहां, लखनऊ में, तो लखनऊ में पकड़ाएगा और वहां से लेकर के आने तक के छत्तीसगढ़ के, जैसे अगर रायपुर के अगर, है ना, रायपुर के अगर जेल में उसको अगर रखना है या फिर रायपुर में सुनवाई होगा, तो लखनऊ से रायपुर तक के आने का जो टाइम है उसमें नहीं जुड़ेगा, मतलब यात्रा का समय को नहीं जोड़ा जाएगा 24 आवर में, ठीक है, क्योंकि 24 घंटा तो रायपुर, लखनऊ से रायपुर आते ही लगेगा, तो वो 24 घंटा नहीं जुड़ेगा। उसके बाद जब रायपुर आ जाएंगे उसके बाद का 24 घंटा जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब यात्रा का जो समय है उसको नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। कमिंग तीसरा पॉइंट क्या है कि आपके मनपसंद वकील से आपको, ठीक है, पक्ष में लड़ने के लिए आपको सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी इसके प्रावधान है, ठीक है। हाँ, मिलेगा, हाँ, आप आवेदन देना पड़ेगा उसको। हाँ, बिल्कुल फ्री में लड़ेगा वो, ठीक है। तो चलिए क्या क्या क्लॉज है, सबसे पहले आपके हैं 22(1), इसमें आपको बोलता है, ठीक है, कि आवेदन देना पड़ता है, उसके लिए कारण बताना पड़ेगा, है ना, या इसको पूरा लिखो डिटेल से, ठीक है। व्यक्ति को, है ना, बंदीकरण, है ना, जिसको बोलते हैं आपके डिटेन करना, ठीक है, नजरबंद करना, तो व्यक्ति को बंदीकरण या उठाने से पहले, सो के नहीं उठाएंगे ना, ठीक है, उठाने से पहले कारण बताया जाएगा। कमिंग कारण बताया जाएगा, है ना, यह पहला पॉइंट है। दूसरा आपके बोला गया है आपके आर्टिकल 2, है ना, 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और इसका भी शर्त है ना, आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसके लिए भी अलग से शर्तें हैं कि कैसे पेश किया जाएगा, तो जैसे लेके गए थे वैसे पेश किया जाएगा, सस्वरूप प्रस्तुत करना। ऐसा थोड़ी ना कि आप लेके गए थे पूरा शरीर हाथ गोड़ को तोड़ ताड़ के ला रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ऐसे प्रस्तुत नहीं करना है, ठीक है। तो 24 घंटे के भीतर आपके न्यायालय में पेश किए जाएंगे। यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैं बोला हूं कि यात्रा का समय इसमें नहीं जुड़ता है, ठीक है, यात्रा का इसमें समय नहीं जुड़ता है। और दूसरा चीज और ध्यान रखेंगे, देखो जब कभी भी ना सरकार के खिलाफ जब कोई धरना प्रदर्शन होता है या कुछ भी होता है, ठीक है, धरना प्रदर्शन ही बोलेंगे उसको, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग जो लोग करते हैं हड़ताल, ठीक है, तो उस कंडीशन में सरकार ने उन लोग को शनिवार को उठवाते हैं, बताया भी था आप लोग को, ठीक है, शनिवार को उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि संडे को क्या रहता है, अवकाश रहता है, तो एक दिन कम से कम उन लोग को जेल की हवा खवाई जाती है, समझ में आ रहा है। अवकाश का दिन भी आपके 24 आवर में नहीं जुड़ेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे अगर शनिवार को उठा रहे हैं तो नियमता संडे को उसको प्रस्तुत करना था, कहां, न्यायालय में, लेकिन न्यायालय की छुट्टी होती है संडे को, तो उन लोग को सोमवार को प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन उन लोग को जेल का थोड़ा से, है ना, हाँ, जो भी मतलब राष्ट्रीय सब्जी उसको खिलाया जाता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखेंगे ना, तो 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। यहां पास लिख लेना, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता, यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, यात्रा का समय इसमें नहीं जुड़ेगा। तीसरा आप लिखिए, 22 का 3 है ये। ठीक है, मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होता है। मनपसंद वकील चुनने का अधिकार, है ना, दिया जाता है। दिल्ली में देखे नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां आपके जो पैसा वाले बड़े बड़े वकील को सीधा हायर करते हैं एक दिन में रातों रात भी सुनवाई हो जाता है केस। और ठीक है, इधर गरीब व्यक्ति आपके 100 रुपए के लिए मर जाएगा। भाई कल का एक पेपर में आया ना कि एक व्यक्ति आपके 34 साल आपके वो थे, किसमें, जेल में थे 34 साल, केवल 100 रुपए के कारण। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब वो भी आपके एक प्रकार से भ्रष्टाचार था। मतलब उन्होंने डायरेक्ट लिया नहीं था, वो किसी भ्रष्टाचार के केस में 100 रुपए में फंसे थे वो, तो वो 34 साल तक जेल में थे। समझ में आ रहा है? तो न्याय हमारे देश का ऐसा ही है, अमीरों के लिए न्याय है, गरीबों के लिए न्याय नहीं है। ठीक है, या अमीरों के लिए न्याय सुविधाजनक है और गरीबों के लिए आपके असुविधाजनक है। ठीक है, मर जाएंगे लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। आदमी खत्म हो जाएगा भारत के न्याय व्यवस्था में, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। एक तो काले हिरन को मारे थे, अभी तक के उसका पूरा चार्ज खत्म नहीं हुआ है। किसका? सलमान खान का, बेचारा शादी नहीं कर पाया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, हैं? अरे वो तो स्टेटमेंट दिया था ना कि यही केस के कारण मैं शादी नहीं कर रहा हूं करके बीच में। ठीक है, तो चलो अब सबका व्यक्तिगत मामला ही है। ठीक है, शादी करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी ये 3 प्रमुख चीजें आप ध्यान रखेंगे। देखो यहां पास आपके कुछ अपवाद भी है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, निवारक निरोध कानून जो होता है ना, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित अगर कोई कानून है, उस कानून के अंतर्गत अगर बंदी बनाया जाता है तो उस व्यक्ति को यह फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तीनों फैसिलिटी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति को निवारक निरोध संबंधित कानून के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं, या किसी अन्य देश के आतंकवादी गतिविधि से संबंधित कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाते हैं, या फिर पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति आए हैं बिना वीजा के, गलती से भी पहुंचे होंगे, तो उसको भी अगर डिटेन किए जाएंगे तो ये तीनों सुविधा उनको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में नहीं देखा न्यूज, है ना, देखूंगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को तीनों सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे आप लोग के ऊपर अगर है ना रासुका लगता है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कि आप आतंकवादी गतिविधि से जुड़े हैं, या फिर आप देश के एकता और अखंडता को तोड़ने वाले गतिविधि में आप जुड़े हैं, ठीक है, तो आपको अगर जब गिरफ्तार किए जाएंगे तो ये तीनों सुविधा नहीं मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? आपको चुपचाप सरकार लेकर के जाएंगे, वो कारण वारा नहीं बताएंगे, और 24 घंटा नहीं, वहां आपके है शुरुआत में आपको अधिकतम 6 महीना तक बिना बताए आपको जेल में रख सकता है, बिना कुछ कारण के। और सरकार अगर चाहे तो उसको 6-6 महीना करके बढ़ा सकता है। कब तक बढ़ाएगा उसके ऊपर है, सरकार के ऊपर। सरजिल इमाम, ठीक है, और क्या नाम है एक मुस्लिम लड़का जो जेएनयू से गिरफ्तार नहीं हुआ है 2020 दिल्ली दंगा के ऊपर, क्या नाम है उसका, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। उन लोग को भी अंदर किए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी तक जेल में है। 2019 का दंगा 2019 है ना, अभी 2026 चल रहा है ना, 6 साल लगभग हो गया है, 6 साल से अंदर ही है वो। ठीक है, क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है। अरे कन्हैया कुमार लोगों के साथ था वो, आप लोग जानते कि नहीं जानते? तो ऐसे है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, आतंकवादी गतिविधि से जुड़े हुए हैं, या देश को तोड़ने संबंधित अगर कोई गतिविधि में जुड़े हैं, या देश की एकता अखंडता को खंडित कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर एनएसए लगता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अधिनियम, तो उन व्यक्तियों को ये सारे सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है, या कोई अगर अन्य देश के अगर जो व्यक्ति है भूले भटके अगर आ गए हैं तो उनको भी ये सुविधाएं नहीं मिलेंगे। तो यहां पास आप लिखेंगे आपके अपवाद। ठीक है, अपवाद में आपके ये है कि निवारक निरोध कानून, है ना, के तहत, या दुश्मन देश लिख लेना ना, हालांकि हम लोग किसी भी देश को अभी तक
ऑफिशियली दुश्मन देश नहीं घोषित किए हैं, लेकिन मान के चलते हैं, है ना। पाकिस्तान को हम लोग दुश्मन अभी तक नहीं घोषित किए हैं, पता है आपको, भारत सरकार ने, लेकिन हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि वही हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो निवारक निरोध कानून के तहत यह दुश्मन देश से गिरफ्तार व्यक्ति को उपरोक्त सुविधा नहीं दी जाती है, ठीक है, नहीं दी जाती है। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना ना, गलत मत लिखना, ठीक है। इसका उदाहरण मैं लिख रहा हूं, जैसे आपके हैं, सबसे पहले आपके आया था मीसा कानून, एक आया था, ठीक है, 1970 एक्ट में, अभी ये समाप्त हो चुका है ना, मीसा एक्ट लिख लेना। उसके बाद आपके आए थे आपके टाडा आए थे, है ना, टाडा, डाडा हो गया है, टाडा, है ना। टेररिज्म डिसरप्टिव एक्ट इसको बोलते हैं, टेररिज्म डिसरप्टिव एक्ट, ठीक है, टाडा एक्ट, ठीक है। इसके बाद आपकी इसको चेंज करके हम लोग पोटा बनाए थे, पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, है ना, मतलब आतंकवादी गतिविधि अधिनियम, ठीक है, ये पोटा, टाडा, पोटा, है ना, मीसा, ये सारी चीज अभी लेकिन वर्तमान में समाप्त हो चुके ना। उसके बाद आपके हैं एक अपस्फा, 1956 में इसको लागू किए हैं, ठीक है, अपस्फा एक्ट, है ना। इसका पूरा नाम इसको या तो फिर अपन नीचे में लिखाएंगे, इसको थोड़ा डिटेल है ये, अपस्फा, ठीक है। अपस्पा, ठीक है, ये अभी वर्तमान में आपके लागू है। और एक आपके NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो अभी वर्तमान में ये जो तीनों हैं ये अभी समाप्त हो चुके हैं ना, ये पहले था, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना, सिक्योरिटी एक्ट ऐसा है, ठीक है, ये आपको वर्तमान में समाप्त है, ठीक है। टेररिज्म डिसरप्टिव एक्ट था ये, ठीक है, मतलब आतंकवादी गतिविधि से संबंधित था। इसी को सुधार करके हम लोग पोटा बनाए थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, ठीक है, एक्ट, ठीक है। ये भी वर्तमान में आपके समाप्त है। इधर ध्यान दीजिए, समझ में आएगा भी। ये जो टाडा, इसके अंतर्गत आपके संजय दत्त को आपके जेल हुआ था, पता है आपको। संजू पिक्चर देखें, संजू पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें इस एक्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है, कानून के बारे में। उसके बाद आपके हथियार मिला था, उस हथियार के तहत, ठीक है, कि उनका लिंक उस समय मुंबई बम धमाका हुआ था तो उसका लिंक आपके आतंकवादी गतिविधि से ऐसा ढूंढा गया था, उसके आधार पर उनके ऊपर ये एक्ट लगे थे। 6 साल तक वो जेल में थे, ठीक है, मतलब 6 साल का सजा हुआ था, लेकिन 6 साल नहीं थे जेल में। अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है कानून के प्रति, अगर है ना थोड़ा लिबरल है, देश के, है ना, एकता अखंडता को अगर आप मानते हैं तो, है ना, और पुराना रिकॉर्ड भी अगर बहुत अच्छा है तो उस कंडीशन में आपको जल्दी बेल मिल जाती है। तो संजय दत्त को हुआ था 3 साल का, सॉरी 6 साल का, लेकिन शायद वो 3 साल में निकल चुके थे, है ना, उसको जेल से बाहर कर दिए थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वर्तमान में अभी ये तीनों नहीं है। अभी आपके कौन से ये है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्टिविटी, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्टिविटी, है ना, एक्ट है ये। उसके बाद आपके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, दोनों के बारे में बता रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके जो कानून है, ये आपके जो सेना है, भारत की सेना, उनको स्पेशल पावर दिया जाता है कि यदि किसी क्षेत्र में, है ना, अशांति है या आसान क्षेत्र है, जहां आपके इंटरनल स्तर पर क्या हो रहा है, आपके भेदभाव या फिर किसी भी प्रकार के आपके, है ना, समस्या उत्पन्न है, तो उन समस्या को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जो आर्म फोर्स होते हैं, आर्म फोर्स मतलब आपके सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इन लोगों को स्पेशल पावर दिया जाता है। स्पेशल पावर मतलब होता है कि जिस क्षेत्र में ये एक्ट लागू रहेंगे उस क्षेत्र में वो लोग किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकता है, डिटेन मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं, केवल शक के आधार पर। आपके ऊपर भी अगर शक है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देंगे, ठीक है, गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा ये कि नजरबंद कर सकते हैं। नजरबंद मतलब होता है आपको जेल में रख सकते हैं, और जेल में रखेंगे मतलब वही वाला नियम है ना, आपके लिए आपके सीधा 6 महीना वाला स्टार्ट होगा, एक बार में सीधा 6 महीने के लिए जेल में रखेंगे। अगर उनको बढ़ाना रहेगा तो बिना सुनवाई को उसको 6-6 महीने करके एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ये कि देखते ही गोली भी मारने का अधिकार है इस एक्ट के अंतर्गत।
अगर आप उस क्षेत्र में, ठीक है, अगर ऐसे गतिविधि में शामिल है, ठीक है, जो इस कानून को पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सेना को गोली मारने का भी अधिकार है। तो उसको बोलते हैं अपस्पा, ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, अधिनियम यह है। फिर से एक बार समझा रहा हूं, यह वर्तमान में भी 4 राज्यों में लागू है, पूर्वोत्तर राज्यों में, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। पूरे में नहीं है, कुछ हिस्सों में, मतलब जिस क्षेत्र में आपके, है ना, ऐसे गतिविधि है जो आपके देश के जो कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, इन क्षेत्रों में इसको लागू किए गए हैं। इसका दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, चाहे सरकार अगर हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी अगर समाप्त नहीं होते, अभी तो समाप्त हो चुके हैं लगभग, ठीक है, अगर नहीं होते तो सरकार ये घोषित कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये घोषित कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि सेना को अधिक पावर दी जाती है, शक्ति। क्या क्या कर सकते हैं सेना? सबसे पहले बात, आपको डिटेन कर सकता है ना, डिटेन करना मतलब उठा करके आपको सीधा जेल में डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके घर की तलाशी ले सकता है बिना कोई अधिकार, मतलब बिना कोई उसके, है ना, केवल और केवल किसके आधार पर? शक के आधार पर आपके घर में जाएंगे, पूरा आपके छानबीन कर सकते हैं। तीसरा यह है कि आपको 6 महीने तक जेल में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसी के अंतर्गत आपके देखते ही गोली भी मार सकते हैं। तो ये पावर आपके दिए जाते हैं, किसको? सेनाओं को, ठीक है। तो ये है आपके अपस्पा। सबसे पहली बार इसको जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि वहीं सबसे ज्यादा थे। अभी वर्तमान में आपके जम्मू कश्मीर में नहीं है, इधर आपके पूर्वोत्तर 4 राज्यों में लागू है, पूरे राज्यों में नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे क्या क्या मैं बोला हूं, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में लागू है ये, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा लिखा रहा हूं, ये पूछा जाता है ये, ठीक है। और एनएसए मतलब क्या? ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। मतलब यदि आपका संबंध आतंकवादी गतिविधि से है, या अगर आपका कोई मोबाइल से पता चलता है कि आप कोई अन्य देश के जासूसी वगैरह कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर यह लगता है। या फिर आपने ऐसे कोई भाषण दिए हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को क्या होता है? चुनौती उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन में सरकार क्या कर सकती है? आपके ऊपर रासुका लगा सकती है, ठीक है। अच्छा, ये रासुका आपके लगाए गए थे यहां वाले के ऊपर, ये जो इसको जलाए थे ना कलेक्टेड ऑफिस में, ठीक है, वहां आपके रासुका लगाए गए थे। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का वो है ना भाई, मामला था वो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, अब इनका केस चलेगा लंबा, तो इसका मैं थोड़ा लिखा देता हूं आप लोग को, ठीक है। क्या क्या इसमें मिसा आपके आए थे 1971 में, अगर लिखेंगे तो लिख लो, ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है, हालांकि इसको समाप्त कर दिए है ना। उसके बाद आपके हैं टाडा आए थे आपके 1985 में, 1985 में, और पोटा आपके आए थे 2002 में, ठीक है। तीनों अभी वर्तमान में समाप्त हैं। अपस्पा ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताया हूं आपके 1958 में आपके लाए गए थे, ठीक है। सेना को विशेष शक्ति इसके तहत दी जाती है ना, स्पेशल पावर लिखा है ना भाई, विशेष शक्ति है ना। क्या क्या है? सबसे पहले आपके हैं, ठीक है, डिटेन करने का अधिकार है ना, नजरबंद करने का अधिकार देता है ये, ठीक है। दूसरा ये कि तलाशी लेने का अधिकार है ये, अगर केवल शक के आधार पर, है ना, ऐसा नहीं कि उसके पास पुख्ता सबूत है, केवल शक है। अब आप आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, अगर शक है तो जाएंगे अंदर, ये वाली बात है, ठीक है। तीसरा आपके हैं गोली मारने का अधिकार है, या गोली चलाने का अधिकार है, ठीक है। और इसी एक्ट के अंतर्गत ना एक मणिपुर की लेडी थी जिसको आयरन लेडी बोलते थे, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, क्या चामू नाम है, सुशीला चामू, ऐसा कुछ नाम है शायद उनका, है ना। तो वो जो महिला है, ठीक है, वो आपके इसी अधिनियम के खिलाफ आपके बहुत दिन तक अनशन में बैठी थी, बहुत लंबे समय से, ठीक है। एक्चुअल उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक बार देख लेना, है ना, उसको आयरन लेडी बोलते हैं आपके, है ना। तो वो जो महिला है, ठीक है, क्या बोले, कुछ बोले क्या? वो खिलाड़ी क्या वो? हाँ, सरनेम उसका चामू है, ठीक है, लेकिन उसका एक्चुअल नेम क्या है ये नहीं पता। तो वो आपके इसी अधिनियम के खिलाफ वो बैठे थे कि इस एक्ट को आपके पूर्वोत्तर राज्य से हटाया जाए, ठीक है।
लेकिन अभी ये हटा नहीं है, मैं बताया हूं आपके 3-4 राज्यों में अभी भी आपके लागू है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये आपके लाए हैं आपके 1980 में, हम लोग लिख लेना इसको, 1980 है ना, 1980 में लाए है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा और निवारक निरोध से संबंधित कानून है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट इसको बोलते हैं ना, अधिनियम। समझ में आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है। ये थे हमारे आपके आर्टिकल 22, बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। मतलब किसी भी व्यक्ति को आपके क्या नहीं किया जाएगा, बंदी नहीं बनाया जाएगा। अगर बनाते हैं तो उसके आपके क्या व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग नागरिक अधिकार की बात करें ना भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। तो नागरिक अधिकार है आपका क्या क्या चीज करने का। यदि सरकार आपको उठाएंगे तो सबसे पहले आपके क्या है, कारण बताएगा। दूसरा ये 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश करेंगे। तीसरा आपके मनपसंद आपको वकील चुनने का अधिकार देगा, ठीक है। हाँ, और अगर आप किसी दुश्मन देश के नागरिक हैं या फिर आपका गतिविधि कोई आतंकवादी संगठन से था या जासूस वगैरह संबंधित है, तो उस कंडीशन में अगर उठाएंगे तो ये तीनों सुविधा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये थे आपके स्वतंत्रता संबंधित अधिकार 19, 20, 21 और 22, ये हम लोग पढ़े 4 स्वतंत्रता संबंधित ये अधिकार थे, दूसरा नंबर का अधिकार था। चलिए आगे चलते हैं आपके, ठीक है। तीसरा अधिकार इधर का लिख रहे थे क्या, चलिए, है ना। अब आप कहते हैं तीसरा अधिकार, इसको तीसरा नंबर कर लेना है ना, या फिर जो भी आप लोग वो डाले हैं सी नंबर, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी प्रकार से शोषण अगर होता है तो उसके खिलाफ, है ना, कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये आपको मिलेगा आर्टिकल, हाँ, अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 आपके बोलता है। चलिए चलते हैं फिर आपके क्या क्या बोलता है। तो आपके 23 के बाद आपके, है ना, इसमें आपके आइए आपके अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, ठीक है। अनुच्छेद 23 आपके क्या बोलता है बताइए, बताइए, ठीक है। बलात् श्रम, ठीक है, बलपूर्वक श्रम, ठीक है, और हाँ, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, और बेगार प्रथा का अंत किया गया है, ठीक है। तो यहां पास आप क्या है, बलात् श्रम, बलात् श्रम, ठीक है, मानव दुर्व्यापार या मानव अवैध व्यापार, बंधुआ मजदूरी एवं बलात् श्रम को निषेध किया गया है, ठीक है। तो बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार या अवैध व्यापार लिख लो, यही ठीक है ना, दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, है ना। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना ना, गलत मत लिखना। दुर्व्यापार, है ना, को यस से लिखो, उसको से निषेध संबंधित प्रावधान, प्रावधान, ठीक है। ये आपके बोला गया है, मतलब बलपूर्वक हम किसी से क्या नहीं करवा सकते हैं, श्रम नहीं करवा सकते, मतलब काम नहीं करवा सकते। दूसरा ये कि बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी मतलब होता है कि केवल उसके रोजी रोटी ही करवाना, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था करना और आपके उसको हमेशा आपके क्या करवाना, काम करवाना या उससे काम लेना, तो उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है। पहले आपके ये चलते थे, आजादी के बाद आपके बहुत समय तक था, बाद में हम लोग कानून बनाकर के इसको क्या किए हैं, समाप्त किए हैं बंधुआ मजदूरी का। उड़ान करके एक प्रोग्राम आता था, देखे हैं टीवी में, एक बच्ची रहती थी, उनके माँ बाप आपके कमाते थे, हाथ वगैरह में सील वगैरह लगा देते थे, है ना। हाँ, तो वही आपके बंधुआ मजदूरी, मतलब उसको केवल भोजन दिया जाएगा और सुबह से शाम तक के आपके
काम करवाते थे। ठीक है, अब इससे याद आया कि अभी आपके परसों या नरसों है ना, या एक हफ्ता पहले की बात है, पंजाब में आपके छत्तीसगढ़ से 22-23 लोग को डिटेन किया गया है। इसी वो लोग वीडियो बना करके भेजे हैं कि हम लोग को यहाँ केवल बंधुआ मजदूरी की तरह काम करवा रहे हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं और हम लोग को घर जाने के लिए नहीं दे रहे हैं करके। देखिए आप लोग, है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं आपके बंधुआ मजदूरी। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर भाई उनका काम करना नहीं करना वो व्यक्तिगत अधिकार है, वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जबरदस्ती आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके उसको बोलते हैं आपके बंधुआ मजदूरी। ठीक है, या फिर इसी को आपके ना बेगारी प्रथा भी बोलते हैं। बेगारी मतलब जानते हैं, बिना पैसा के काम करवाना। होता है कि नहीं होता है? गांव में नहीं बोल देते हैं ये बेगारी करवा दे करके, बोलते ही नहीं बोलते हैं क्या काम करने के लिए आ रहे हो, अरे यार बेगारी काम था है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, मतलब उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन जबरदस्ती आपको क्या करवाया जाएगा, काम करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके बेगारी प्रथा। ठीक है, और तीसरा आपके इसमें है मानव दुर्व्यापार। चूंकि हम लोग क्या पढ़े, शोषण, ये सारी चीज क्या है, किसी को बलपूर्वक काम करवा रहे, क्या हो रहा है उसके साथ, शोषण हो रहा है ना। ठीक है, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं, क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, महिलाओं है, इसको बेचा जाता है। देखें ये सब होता है, उसको बोलते हैं मानव दुर्व्यापार। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अवैध व्यापार। और ये ज्यादातर आपके होते हैं उन क्षेत्रों में जहां आपके, है ना, ट्राइबल एरिया है। जैसे बस्तर आप जाएंगे, सरगुजा संभाग हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपके मानव दुर्व्यापार का आपके वो है, मतलब क्षेत्र है सरगुजा संभाग। क्योंकि पढ़े लिखे कम होते जनजाति लोग, आप जानते हो, भोले भाले लोग हैं। बाहर के व्यक्ति आते हैं, उनको बहला फुसला के बोलेंगे कि हम वहां लेकर के जाएंगे, जॉब देंगे, दुनिया भर का, है ना, कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे। उसके बाद आपको बहला फुसला करके ले जाते हैं और बड़े बड़े शहरों में उसको बेच दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपके मानव दुर्व्यापार। ठीक है, ऐसे बच्चे चोरी भी होता है, जानते हो। ठीक है, तो बच्चों को जो उठा करके ले जाते हैं, वो भी आपके क्या है, एक प्रकार से दुर्व्यापार ही है ये। ठीक है, तो ये आपके है बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी एवं मानव दुर्व्यापार से संबंधित निषेध संबंधित प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार देते हैं। ठीक है, विस्तार में क्या देंगे आपके, ठीक है, सरकार, ठीक है, सशर्त, सरकार सशर्त अपने कार्य हेतु, है ना, सरकार सशर्त अपने कार्य हेतु, ठीक है, बलात् श्रम करवा सकता है, करवा सकता है, सशर्त है ना, शर्त के साथ करवा सकता है। ठीक है, बशर्ते क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बशर्ते भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सरकार ये करवा सकते हैं। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं एक बार, सरकार सशर्त अपने कार्य हेतु बलात् श्रम करवा सकता है, बशर्ते भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आप जब सरकारी काम में जाएंगे, भाई जॉब लगेगा ना आपको, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं नहीं करूंगा करके। जैसे उदाहरण के रूप में आपका नौकरी स्वीपर में लगा है, आप उच्च वर्ग वाले हैं, स्वीपर में लगा है, आप उच्च वर्ग वाले हैं, सवर्ण मान के चलो, आप नहीं बोलेंगे कि मैं झाड़ू पोछा नहीं करूंगा करके, क्योंकि वो क्या है, आपका काम है, आप तो उसी काम को देख करके लगे ना भाई जॉब में। ठीक है, तो सरकार आपको करवाएगा ही करवाएगा, या तो फिर रिजाइन दीजिए आप। समझ में आ रहा है? अच्छा, पुलिस वालों से देखना, दिन रात मेहनत ही करवाते हैं, आप किसी भी वर्ग समुदाय का रहो, नहीं करवाते हैं, फटीक करवाते कि नहीं करवाते हैं। अभी आप लोग जब जाओगे पुलिस में कोई लोग, तब समझ में आएगा। हाँ, रश्मि अभी बता रही ना, रश्मि है और संगीता है। ठीक है भाई, वहां आपको फटीक का मतलब 6 महीना पूरा आपको शरीर को तोड़ते हैं। वहां सुबह 6 बजे उठना, मतलब वहां हाजिरी देना मतलब जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके 12 बजे तक काम करवाते हैं, 11:30-12 बजे तक। मेरा भी भाई है ना पुलिस में, मैं जानता हूं ये सब चीज को। ठीक है, और मतलब आपको इतना तोड़ देंगे कि आपको ना बाकी कुछ चीज करने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शाम को फिर से आपके हाजिरी, फिर काम करवाएंगे, फिर रात में आप खाना खाएंगे और चुपचाप आप सोएंगे, क्योंकि शरीर इतना थका रहता है कि आप कुछ मोबाइल भी ढंग के नहीं चला सकते हैं। ये रियल बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये होता है आपके पुलिस का ट्रेनिंग। ठीक है, तभी तो आप मजबूत बनेंगे ना भाई। देश की रक्षा कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी ना कर लेंगे। ठीक है, जब अंदर से मजबूत बनेंगे तब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो उन लोगों को क्या, देखो ये लिखा हुआ है ना, सरकार सशर्त करवाते हैं।
अब उसमें ऐसा नहीं बोलेगा कि तू ये कास्ट का है, तू ये जाति का है, तू लोग करोगे काम करके। फटीक के अंतर्गत 10 लोग हैं, 10 में सभी अन्य जाति धर्म संप्रदाय के रहेंगे ना भाई, वो सबको सबको वही काम करवाएंगे। जैसे माटी फेंकना है, फेंको सबके सब। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा वाली बात नहीं, वहां आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसी के लिए क्या किया है, जॉब चुने आप। समझ में आ रहा है? तो ये वही लिखा हुआ है कि सरकार सशर्त अपने कार्य हेतु बलात् श्रम करवा सकता है, बलपूर्वक। ठीक है? आप देखना कई बार आपकी ड्यूटी लगवाते हैं, जैसे नेता नेता कोई आ रहे हैं या कुछ भी होता है, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ड्यूटी करते पुलिस वाले लोग। उनको सरकार पूछता भी नहीं कि आप खाना खाए कि नहीं खाए। पूछते हैं क्या कोई? नहीं पूछते हैं। ठीक है? अगर किसी क्षेत्र में अगर कुछ बलवा कांड होता है या मर्डर वर्डर होता है, तो आप देखना पुलिस वाले 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक नहीं सोए रहते हैं, दिन रात ड्यूटी। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? ये बलपूर्वक श्रम है। ठीक है? सरकार करवा सकती है क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को चुना है। ठीक है? अब तीसरा पॉइंट, इसके लिए आपके सरकार ने आपके बंधुआ मजदूरी अधिनियम बनाया है ना, बंधुआ मजदूरी निषेध एक्ट ये बनाए गए हैं, तो इसको आप लिखेंगे। ठीक है? बंधुआ मजदूरी निषेध एक्ट अधिनियम कब बनाया बताइए? 1976 है ना, 1976। ठीक है? इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? आपको एक तो आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या बताऊं, अगर नहीं याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम आर्टिकल शब्दों के सहित याद होना चाहिए। ठीक है? दूसरा ये कि ये जो अधिनियम वगैरह जो पढ़ाता हूं बीच बीच में, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे यहां पास मैं ये बताया था आपको, ये दोनों कम से कम याद रखेंगे, अपस्पा और एनएसए, है ना। बाकी तो अब हटा दिए गए हैं, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है? और ये बहुत खतरनाक कानून है ना एक प्रकार। आप सोच के देखो, मानव अधिकार वाले सबसे ज्यादा इसके खिलाफ है भारत में। आपके मानव अधिकार से संबंधित आपके जो संस्था है ना, उसके खिलाफ अभी भी आपके चल रहा है केस कि ये जो कानून है इसको समाप्त किया जाए। भाई भारत है, भारत देश के नागरिक भारत के ही नागरिक है, तो आप इस प्रकार के पावर किसी भी एक सैन्य संगठन को नहीं दे सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति या फिर सरकार क्या करती है कि खुन्नस भी निकालती है। जैसे कोई सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा काम कर रहा है, मतलब हर चीज में आपके सरकार को, है ना, मतलब घुटने टेकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आरटीआई अगर लगा रहा है, तो उन व्यक्तियों को इसके माध्यम से मरवा सकते हैं, वो नहीं मरवा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज होता है। ठीक है? तो इसको आपके हटाने की मांग किया जा रहा है। ठीक है? अभी तक तो हटा नहीं है। ठीक है? लेकिन दूसरा अगर पक्ष सोचेंगे तो कभी कभी लगता भी है कि अगर कुछ ऐसे भी हैं व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधि से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो देश को एकता के अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों को आपके ऐसे कानून होना भी चाहिए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा कानून रहेगा तो फिर वो लोग बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज है। ठीक है? तो ये हमारा आपके आर्टिकल 23 है ना, ध्यान रखेंगे। इसमें क्या क्या लिखा है? बलात् श्रम, बलपूर्वक हम श्रम नहीं करवा सकते। अच्छा, इसको एक चीज और समझिए, पहले आपके गांव में अलग अलग वर्ग जाति समुदाय के आधार पर आपके कामों को बांट दिए गए थे। हमारा जो उत्तर वैदिक काल है ना, आप लोग इतिहास भी पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद ही आपके जाति व्यवस्था की प्रारंभ हुई है, और वहां से आपके कामों का विभाजन कर दिए गए कि अगर आप जैसे आप मोची है ना, तो आप जो चमड़ा काटने का काम करेंगे, जो नाई है वही नाई का काम करेंगे। ऐसा हो गया था ना भाई? ठीक है? तो अभी लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी समाज वर्ग से हो, किसी भी समाज किसी दूसरे व्यक्ति को, भले वो पहले काम करते रहे होंगे या नहीं करते रहे होंगे ना, उसको आप बलपूर्वक नहीं बोल सकते कि आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे पहले हर गांव में गाय वाय मरते थे तो मोची लोग आते थे। ठीक है? क्योंकि उस समय का प्रोफेशन था, डिमांड था उस समय, आपको उसके चमड़ा का प्रयोग होता था। आजकल तो आपके चमड़ा का चप्पल भी नहीं मिलता है, जूता भी नहीं बनता है। ठीक है? और बनता है तो बड़े स्तर पर बनता है। ठीक है? तो वो लोग अगर नहीं काम करना चाहते तो समाज उसको बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है करना और नहीं करना। ठीक है? दूसरा ये कि जैसे नाई है तो उसको आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि बाल काटने के लिए, उसका प्रोफेशन है भाई, वो करना चाहे या ना करना चाहे। ठीक है? अब आजकल तो आप शहरीकरण हो रहा है, आधुनिकीकरण, तो अब आपके देखना कोई भी प्रोफेशन किसी जाति विशेष पर अब आधारित नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको बाल काटना अच्छा लगता है और आपका प्रोफेशन अगर बनाना चाहते हो, आप ही खोल सकते हो। सैलून वगैरह नहीं खोलते हैं? बताइए, खोलते ही नहीं खोलते हैं? ठीक है? अच्छा, सैलून से अगर समझ में आया, ठीक है, तो अगर जो महिलाओं का जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पार्लर, वो लोग आप देखेंगे तो पूरा अलग कास्ट ही मिलेंगे आपको एक प्रकार से। वो भी तो उसका प्रोफेशन है ना भाई, पहले जो करते थे। ठीक है? तो ये हम चलते हैं आगे, अनुच्छेद 23 है ना। अब आप कहते हैं अनुच्छेद 24 क्या है बताइए, है ना। हाँ, आर्टिकल 24। ठीक है?
इसमें आपके बोला गया है आपके 14 वर्ष से कम उम्र के बालक, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बालक को कल कारखाने में कार्य करने से निषेध। चौदह वर्ष से कम उम्र के बालक को कल कारखाने में कार्य करने से निषेध, है ना। इसको बोलते हैं आपके बाल श्रम को निषेध किया गया है। बाल श्रम को निषेध किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया इसे ध्यान देखिए, देखो 14 वर्ष लिखा है, जबकि हम लोग इसके ऊपर पढ़े कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या भेजना है, स्कूल में भेजना है, अनिवार्य शिक्षा देना है ना भाई, ठीक है। तो आप अनिवार्य शिक्षा दीजिए, पहला पॉइंट। अगर नहीं दे पा रहे तो आपको ये काम नहीं करवाना है, समझ में आ रहा है ना, काम नहीं कराएंगे। इसी का आप देखना, बड़े बड़े आपके होटल बादशाह जो होते हैं या जो कारखाने होते हैं, उसमें आपके सामने में स्पेशल लिखा रहता है कि हमारे यहाँ के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करते। देखें एक आध बार, ठीक है। हाँ, कभी आप जाएंगे होटल वगैरह में या कहीं तो उसमें लिखा रहता है अलग से चिपका करके से, है ना, या कारखानों में। क्यों? क्योंकि आपके क्या है, ये कानून के खिलाफ है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से चलो बच्चे अगर पढ़ाई करे तो ठीक है, नहीं पढ़ाई करे तो उसका बचपना छीना जा रहा है। क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे क्या है, खेलने कूदने वाले रहेंगे ना भाई, उसको काम थोड़ी ना कराएंगे, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े आप शहरों में आप देखेंगे मेट्रो सिटी वगैरह भीख वगैरह मंगवा देते हैं। जैसे ट्रेन में आप जाएंगे तो छोटे बच्चों को नचवा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं ना, एक प्रकार से वो क्या है, वो बाल, है ना, ये बाल श्रम का उल्लंघन है वो, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि पेट की तो कंडीशन आ जाता है, ठीक है, कि क्या करेंगे वाली बात है। तो उस कंडीशन में आपकी, है ना, करवाए जाते हैं, वो अलग बात है ना। लेकिन आपके अगर आपके आसपास में इस प्रकार से कुछ गतिविधि होती है तो उसको रोकने का अधिकार भी आपको है, ठीक है, मतलब उसको समाप्त करने का। अगर कोई बच्चे आपको मिलेंगे तो उसको आप, ठीक है, फोन नंबर है सरकार का, आप जानते हो, ठीक है, बाल श्रम से संबंधित, उसको आप फोन लगाएंगे, वहां उसको लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहां पर लिखा है कल कारखाने। कल मतलब क्या होता है, कल, कल समुच्चारित शब्द जानते हैं हिंदी में? हाँ, कल मतलब मशीन, और कल मतलब आने वाला कल, और एक कल मतलब बीता हुआ कल। तो ये हो गया आपके समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द इसको बोलते हैं ना, मतलब उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग अलग है, ठीक है। हिंदी भी तो पढ़ना है हम लोग को ना। तो कल मतलब होता है आपके मशीन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कल कारखाने मतलब मशीन से संबंधित कारखाने। तो इसको रोकने के लिए क्या किए हैं, तो इसको रोकने के लिए आपके सरकार ने व्यवस्था की है। क्या किए हैं? सबसे पहली बात तो आपके 14 वर्ष तक के बच्चों को कहां भेजना है, स्कूल भेजना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। दूसरा यह कि इसके लिए अधिनियम हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो वह आपके बाल श्रम, क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, पड़ोसी से नहीं पूछना, इधर से पूछना है, ठीक है। पड़ोसी भी उतना ही जानते हैं जितना आप जानते हैं, ठीक है। तो बाल श्रम निषेध एक्ट 1986, 10 साल के बाद हम लोग बनाए। देखो ये आपके 1976, ये आपके 1986, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप, ठीक है। मतलब अगर कोई बच्चे आपको मिलेंगे बाल श्रम करते हुए तो उसके खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत आपके धारा बनेगा, ठीक है। और बहुत ही तगड़ा धारा है ना, मामूली नहीं है। अच्छा, इसमें आपकी ये बात आता है कि सर हम लोग घर में करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? तो करवा सकते हैं भाई, घर के बच्चे तो घर के बच्चे को हम घर का काम करवा सकते हैं, लेकिन मेहनत वाले काम नहीं करवाएंगे। आप पता चले कि उसको आप खेत में भेज रहे हो, ठीक है, 3-4 घंटा उसको कमा रहे, ऐसा नहीं, ठीक है। सामान्य काम आप करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके क्या है, वो अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब भाई आप माँ बाप है तो आपको ऐसे ही काम करवाएंगे ना जो उसके लिए क्या हो, इजी हो। ऐसा थोड़ी कि उसको आप, है ना, एकदम हाई लेवल का काम करवाएंगे या बहुत मेहनती वाला काम तो नहीं करवाएंगे ना भाई। माँ बाप है तो इजी काम करवाएंगे, तो हम करवा सकते हैं। इन क्षेत्रों में नहीं करवा सकते, है ना। अरे घर में जैसे दुकान है तो बच्चे दुकान नहीं देखेगा जी, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, है ना। अब वो मेहनत वाला काम थोड़ी ना है, दुकान है तो दुकान में खाएगा भी, देखेगा भी वो, ठीक है, वही वाले काम है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये एक्ट को आपको याद रखना है और इसको आपको याद रखना है। चलिए अब आपके चलते हैं, ये थे आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, दो ही आपके आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध
अधिकार। ठीक है, अब आपके आते हैं आपके कौन सा आपके अधिकार है फिर नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। हाँ, ये आपके क्या है, डी नंबर हो गया ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो सबको अपने अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, रीति रिवाज के अनुसार, मान्यता के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार है ना। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी नहीं धर्म को भी मानने का अधिकार है। ठीक है, बिना धर्म भी आप रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें। आपके ये है आपके आर्टिकल कहां से कहां तक, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28। चलिए, क्या हो गया भाई, अनुच्छेद तो क्या हो गया भाई, धार्मिक स्वतंत्रता है ना। बौद्ध को मानो, जैन को मानो, हिंदू को मानो, मुसलमान को मानो, या किसी को ना मानो, आपका व्यक्तिगत मामला है ना भाई ये तो। ठीक है, क्योंकि अधिकार में कल भी बताया हूं, अधिकार मतलब इंडिविजुअल की बात करता है, व्यक्तिगत। ठीक है, यहां आपके समाज, परिवार, देश से मतलब नहीं है, आपके एक जने के ऊपर है ये। ठीक है, कि आप किसको मानेंगे और नहीं मानेंगे। तो ये आपके आर्टिकल 25 है ये। ठीक है, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है आपके, हाँ चलो देखते हैं आपके, है ना। हाँ, धर्म की अंतःकरण, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये शब्द लिखा हुआ है, धर्म की अंतःकरण, धर्म की अंतःकरण, आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, ये आपके बोलता है। ठीक है, धर्म की अंतःकरण, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसके आधार पर आपके बोला गया है कि सभी व्यक्तियों को, है ना, अंतःकरण मतलब होता है आपके अपने अंतर आत्मा से मानना। ठीक है, मतलब धारण करना। तो सभी व्यक्ति को, है ना, या सभी नागरिकों को अपने धर्म, ठीक है, जो भी धर्म उसको पसंद है, उसको क्या कर सकते हैं, वो अंतःकरण से स्वीकार कर सकते हैं, अंतर आत्मा से मान सकते हैं। दूसरा आपके है, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं। ठीक है, या उसकी जो पूजा पद्धति उसके अनुसार वो आचरण कर सकते हैं। तीसरा ये कि प्रचार की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, प्रदीप मिश्रा का प्रचार प्रसार चल रहा है भाई, एक प्रकार से क्या है वो धार्मिक प्रचार प्रसार है ना भाई। ठीक है, कथा बोल रहे हैं। अभी आपके युवराज पांडे का चल रहा है यहाँ शिवरी नारायण में, पता है आप लोग को। ठीक है, तो वो भी क्या है, अपने आप में धर्म का प्रचार प्रसार है ना भाई। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना। तीसरा ये है कि और बहुत सारे आपके कथाकारक होते हैं। ठीक है, हम लोग रामायण करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, तो एक प्रकार से क्या है वो प्रचार प्रसार है। ठीक है, लेकिन यही मामले अगर आप लोग वो करेंगे, कौन लोग, ईसाई धर्म वाले लोग, फिर आपके एक धर्म खिलाफ में हो जाते हैं कि लोग प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए भाई। लोग आपके संडे संडे को होता है ना गांव स्तर पर, क्या होता है उसको, हाँ कलेश्य ऐसा कुछ होता है। ठीक है, जिसमें आपके उस दिन वो लोग कुछ धार्मिक क्रियाकलाप कुछ करते हैं। ठीक है, तो उसको आपके एक वर्ग विशेष वाले उसको फिर गलत मानते हैं। मतलब आपके धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है वो सही है, उसके धर्म का हो रहा है वो गलत है, ये कैसे हो जाएगा बताइए भाई। उनको भी तो क्या है, अधिकार है ना प्रचार प्रसार करने का। क्योंकि प्रचार प्रसार आपके ना स्वतः होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। समस्या ये है कि वो लोग जो करते हैं वो आपके बलपूर्वक होता है या आपके पैसे के लालच के आधार पर करवाते हैं, ऐसा मतलब मानना है लोगों का, मैं तो नहीं देखा हूं। ठीक है, हाँ, जो वो लोग मानते हैं, जो लोग आपके दूसरे धर्म वाले हैं, वही मैं बोल रहा हूं ना कि जो हिंदू लोग, जो लोग नहीं जानते उस धर्म के बारे में, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग लालच से करवाते हैं करके। एक्चुअल में जब तक आप जाएंगे नहीं किसी धर्म के बारे में, ठीक है, मैं बोला था ना उस समय आपको जाना करके। ठीक है, ऐसा कुछ होता है मतलब ना, उसको दबावपूर्वक नहीं, हाँ अपना गवाही देते हैं कि मैं ये दुख में थी और आज इस स्थिति में ठीक हूं करके ना, तो लोग अपने मन से जाते हैं, दबाव से नहीं। वही मैं बोल रहा हूं ना। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है ना, जो हम लोग कोई भी जो समस्या आता है, इधर ध्यान दीजिए, समझा रहा हूं कि हम लोग किसी धर्म को क्यों मानते हैं।
समस्या जो होते ना, या फिर ऐसे कोई समस्या जिसका निराकरण अगर हम लोग नहीं कर सकते तो उसको हम लोग सीधा अलौकिक शक्ति के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान के माध्यम से हो जाएगा ठीक ठाक करके। ठीक है, अब हम अपने भगवान को माने, अपने रीति रिवाज के अनुसार हमको ठीक नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं कि और दूसरे धर्म के पास जाते हैं और दूसरे धर्म से आप अपनाएं। ठीक है, उससे उनको लगता है कि धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ठीक है, तो उनको लगने के कारण वो फिर आपके क्या करते हैं, उस धर्म को मानना शुरुआत करते हैं। ठीक है, दबाव पूर्वक नहीं होता। आप देख लेना, ज्यादातर जो हिंदू कन्वर्ट हुए वो लोग यही बोलेंगे कि हम लोग पहले दुख में थे या पीड़ा में थे या कोई ना कोई उसका समस्या रहा होगा, उस समस्या का निराकरण आपके हो गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो भाई उसका वो व्यक्तिगत मामला है ना भाई, ये तो संविधान ही बोल रहा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो संविधान पर तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि नहीं, ये बताइए ना भाई। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों को, चाहे आप किसी धर्म जाति संप्रदाय को हो, अपने अनुसार क्या है, धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, बशर्ते ये कि तरीका गलत नहीं होना चाहिए, दबावपूर्ण नहीं होना चाहिए, लालच के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो हाँ, पीके मूवी आपके बताए गए हैं। ठीक है, अरे एक धर्म की बात नहीं करो, सारे धर्म यही है आपके। ठीक है, एक धर्म की बात ही नहीं है, सभी धर्म में यही पाखंड आपके हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा अगर बोलेंगे कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं, सभी धर्म में एक से। ठीक है, हाँ, बशर्ते ये कि हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, और हमारी धर्म हमको अपने आप में सर्वश्रेष्ठ लगता है, ये भी एक समस्या है। किसी भी धर्म को, है ना, मतलब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना और दूसरे धर्म को हे दृष्टि से देखना या फिर आपके कमजोर आंकना, इसको बोलते हैं आपके सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता जो होता है ना, ये इसका कारण है कि अपने को सर्वश्रेष्ठ बताना और दूसरे को हे बताना या कमजोर बताना। ठीक है, और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताना और दूसरे धर्म का सम्मान करना या दूसरे धर्म को भी बराबर स्तर पर देखना, इसको बोलते हैं आपके सहिष्णुता, है ना। मतलब सभी धर्मों को एक नजर से देखना कि जैसा हमारा धर्म है वैसे ही सभी धर्म है। ठीक है, जो समस्या हमारे धर्म में वही समस्या अन्य धर्म में भी है, जो समस्या मतलब जो निराकरण हमारे धर्म कर रहा है वही निराकरण अन्य धर्म भी कर सकता है। अगर इस भाव से अगर आप देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं सहिष्णुता। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्षता, पढ़े हम लोग, जिसको बोलते हैं ना लिबरल। ठीक है, एक प्रकार से। तो ये आपके व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके 3-4 क्लॉज जोड़े हुए हैं, उसको थोड़ा समझते हैं क्या क्या व्यवस्था किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान करेंगे धर्म की अंतःकरण, मतलब आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म को मानेंगे। अगर आपको बाद में लगता है कि नहीं मेरे धर्म में कुछ समस्या है तो आप अगले धर्म में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आचरण, आचरण मतलब होता है पूजा पद्धति। अभी आप लोग जो कर रहे हैं कल करके आए होंगे। ठीक है, मतलब हिंदू का सामान समझ, उसका पूजा पद्धति ना भाई कि क्या क्या चढ़ाना है, कितना चढ़ाना है, ये सब चीज वैसे आपके अलग अलग धर्मों का है। ठीक है, अरे सबका है, मैं बोल रहा हूं ना, सबका एक नियम कानून होता है ना भी कि हम ये लगाएंगे वो करेंगे, ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है, बिना पूजा पद्धति के तो हमारे यहां पूजा नहीं होता है। ठीक है, और प्रचार की स्वतंत्रता बता चुका हूं, हम लोग प्रचार अपने मन से करेंगे, है ना, अपने स्तर पर करेंगे। ठीक है, और कर ही रहे हैं, सब धर्म वाले कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या क्लॉज है उसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आपके हैं सरकार जो आपके धार्मिक संस्था या न्यास द्वारा आपके गठित धार्मिक प्रतीक के हेतु नियम शर्तें बना सकती है। ठीक है, ये इसको पहले ये लिखो, है ना, सरदार वर्गों को, इसके अंतर्गत आपके सिख समुदाय को, सिख समुदाय, इधर ध्यान दीजिए, सिख समुदाय को इसके तहत, है ना, 5 का की सुविधा दी गई है। मतलब ये धार्मिक सुविधा ना, 5 का की सुविधा बता रहा हूं भाई क्या है 5 का। ठीक है, कड़ा, कटार, कंघा, कच्छ, है ना, और केश, ये आपके 5 का रखने का अधिकार है उसको, धार्मिक स्वतंत्रता है ना। ये सिख है, सिख। कड़ा, कड़ा मतलब चूड़ा, देखें सिख वाले लोग चूड़ा पहनते हैं। ठीक है, दूसरा आपके कटार, 6 इंच तक के चाकू रखने का अधिकार है उनको।
ठीक है, हालांकि आप सिख लोग बड़े बड़े भी रखते हैं ना, लेकिन वो आपके कानून में नहीं है, ठीक है, वो दिखाने के लिए। अच्छा, एक दिन शादी के समय हम लोग भी तो रखते हैं, एक दिन के लिए आप लोग को राजा बनने का अधिकार नहीं मिलता है, खास करके लड़कों को, है ना, मतलब सभी समाज में बोल रहा हूं, ठीक है, लगभग मेरे को लगता है कि सभी समाज वाले रखते होंगे उस दिन, शादी के दिन, ठीक है। तो आप लोग उस दिन रख, लेकिन बाकी दिन तो जो जिस दिन रैली निकालते हैं, ये बड़े बड़े धर के निकलते हैं, हैं? तो वो भी तो गलत है ना भाई। मतलब आपको अगर अधिकार नहीं दिया है संविधान, तो आप लौठी, बेड़गा, तलवार, चाकू धर करके आप रैली नहीं निकाल सकते। उस दिन बताया था सम्मेलन कैसा होना चाहिए, निरा युद्ध होना चाहिए, लेकिन हम लोग आज का सम्मेलन के नाम पर हम लोग तो पूरा बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है, जिसके पास और जितना बड़ा फरसा तलवार हम लेकर के निकल रहे हैं। अच्छा, ये आप ही की बात नहीं है, हमारे यहां भी हो रहा है, रामनवमी निकालते हैं हिंदू लोग, है ना, तो सबका क्या है, एक समस्या चल रहा है, ठीक है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो समझ में आ रहा है, कड़ा, कटार, ठीक है, तलवार नहीं लिखना है, कटार ही है ये, कंघा, कंघी रखते हो लोग, है ना। अब वो उन्हीं लोग को पूछना भाई, ठीक है, अब मेरे को मत पूछो, ठीक है, उसमें लिखा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि पूछ लेना कि भाई आप कंघी क्या करते हो, जब हमेशा बांधे रहते हो तो क्या मतलब आपका कंघी का, ठीक है। और उसके बाद आपके एक कच्छ है, हाँ, ठीक है, और ये हो गया आपके कच्छ, कच्छ मतलब वही साफा जो पगड़ी मानते हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपके केश, ठीक है, बाल नहीं कटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये, अरे दो प्रकार के होते हैं भाई सरदार, एक मुंडा सरदार होता है और एक आपकी ये है ना जो पगड़ी वाला, ठीक है, हाँ सिया, सब में ऐसा होता है, ठीक है। तो वैसे आपके ये 5 का इसको क्या दिया गया है, अधिकार दिए गए। इसको भी पूछा जाता है ना, क्या क्या है आपके, कड़ा, कटार, कंगा, कच्छ और केश, ठीक है, ये 5 का मतलब यही है आपका, ठीक है। तो धर्म के अंतःकरण, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ठीक है। और स्टार्टिंग में बताया था कि स्वतंत्रता जो शब्द है ये अपने आप में क्या है, युक्ति युक्त प्रतिबंधनों से घिरा हुआ है। मतलब यह है कि आपको अधिकार तो है, देखो आपको मानने का अधिकार है, आचरण का अधिकार है, प्रचार के अधिकार है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक मानने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है, किसी को लालच के आधार पर आपके मानने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सरकार ऐसे मामलों में कानून बना सकता है, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, किसी को अगर आप बलपूर्वक करवाते हैं या किसी भी लालच के आधार पर अगर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है, कानून की व्यवस्था कर सकती है, ठीक है। तो यहां पास लिखेंगे इसका आपके कानून व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आपके, सरकार धार्मिक संस्था या न्यास हेतु गठित धार्मिक प्रतीक हेतु नियम शर्तें बना सकती है। सरकार धार्मिक संस्था, न्यास, धार्मिक संस्था है ना, या न्यास लिखेंगे, या न्यास, या न्यास द्वारा गठित प्रतीक हेतु नियम एवं शर्तें बना सकती है, ठीक है। तो सरकार क्या कर सकती है, धार्मिक संस्था, अलग अलग आपकी जितने भी संस्था है, देखो सरकार को तो धर्म से लेना देना नहीं है, तो अलग अलग आपके धर्म के क्या होते हैं, धार्मिक संस्था होते हैं या फिर न्यास होते हैं। जैसे अभी आपके राम मंदिर ट्रस्ट है, चोरी का मुद्दा चल रहा है आपको पता है, ठीक है, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। बाहर से आपके क्या करवाएंगे, आपके वकीलों के माध्यम से वहां की जांच करवा सकते हैं कि भाई आरोप लगाए ना, तो उस आरोप की स्पष्टीकरण के लिए आपके सरकार क्या कर सकती है, कानून का सहारा ले सकते हैं। तो वही आपके शब्द लिखा हुआ है कि सरकार धार्मिक संस्था या न्याय द्वारा गठित, यहां पास प्रतीक का मतलब होता है कि अलग अलग धर्मों के प्रतीक, जैसे हिंदू धर्म का प्रतीक है आपके मंदिर, ये प्रतीक है, समझ में आ रहा है। सिख का क्या है, चर्च है ना, चर्च नहीं है, गुरुद्वारा है, ठीक है, हाँ। और ईसाइयों का चर्च है, ठीक है, और मुस्लिमों का मस्जिद है। तो ये सारे क्या है आपके, ये प्रतीक है। तो इन प्रतीकों में यदि कोई भेदभाव या फिर किसी भी प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए आपके सरकार क्या कर सकती है, नियम और कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आपके अनुच्छेद 25, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम लोग देखेंगे आपके 26, 27, 28, 29, 30 और 32, ठीक है।
उसके बाद आपके 33, 34, 35 भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार के अंतर्गत वो भी शामिल है। तो आज हम देखते हैं कि यहीं तक के, ठीक है, ठीक, थैंक यू फिर।